गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको पाठ 14 विज्ञान के साथ साथ लेकर वर्ग का शेष भाग। इससे पहले हमने आपको पेज नंबर 134 से 138 तक पढ़ाया था। आज उससे आगे का बता रहे हैं। तो कल तक हमने आपको ये बताया था कि राजा जनक शास्ता की आज्ञा देने से पहले अपने संतोष के लिए अष्टवक्र से कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनका पहला प्रश्न था, अष्टवक्र से उनका पहला प्रश्न था, यह बताओ सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता है। अष्टावक्र ने जवाब देते हुए कहा, राजा, मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती। दूसरा सवाल था, किसके हृदय नहीं होता। तो जवाब था उनका अष्टावक्र का, पत्थर के हृदय नहीं होते। उसके बाद सवाल था, कौन वेग से बढ़ता है। अष्टावक्र का जवाब था, नदी ही वेग से बढ़ती है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था। अब आगे बता रहे हैं। राजा जनक बोलते हैं, ठीक है अष्टावक्र, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली ज्ञानी हो, मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार राजा जनक अष्टावक्र को वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। तो वंदन सबसे पहले हैं, महापंडित वंदन सबसे पहले सवाल पूछते हैं, अष्टावक्र से सवाल पूछते हैं और अष्टावक्र उनका जवाब देते हैं। क्या सवाल पूछा जाता है, क्या जवाब दिया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वंदन अष्टावक्र से सवाल पूछते बोलते हैं, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। अष्टावक्र जवाब देते हैं, साथ रहने वाले दो हैं, अग्नि और इंद्र। रथ के चक्र भी दो ही हैं। वंदन में सवाल करते हैं, यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद ही 3 वेद हैं। अष्टावक्र जवाब देते हैं, आश्रम 4 है और वाणी के भी 4 चरण। वंदन इंद्रियों की संख्या 5 है। अष्टावक्र जवाब देते हैं, मन सहित ज्ञानेंद्रियां 6 हैं। वंदन सप्तऋषियों की संख्या 7 है। वीणा के तार 7 हैं। अष्टावक्र जवाब देते हैं, वसुओं की संख्या भी 8 है। वंदन 9 निधियां हैं। अंकों की संख्या 1 से 9 है। अष्टावक्र जवाब देते हैं, शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। वंदन रुद्र एकादश है। अष्टावक्र जवाब देते हैं, स्वस्वर में 12 मास होते हैं। आदित्य 12 है। वंदन त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। अष्टावक्र चतुर्थ इंद्र है, चतुर्दश भुवन है, चतुर्दश मनु है, चतुर्दश यम है, चतुर्दश रत्न है, चतुर्दश विद्याएं हैं। वंदन पंचदश तिथियां हैं। अष्टावक्र 16 कलाएं हैं, 16 श्रृंगार है, 16 संस्कार है। वंदन अंत्याष्टिका छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। अष्टावक्र जवाब देते हैं, 18 पुराण है, 18 वर्ण है, 18 व्यसन है, 18 स्मृतियां हैं। वंदन 19 सोचते हैं, जवाब नहीं दे पाते। वंदन सोचते रह जाते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं। अष्टावक्र बोलते हैं, आप उत्तर नहीं दे सकते, आप अपनी हार मानेंगे, जाने दीजिए। मैं बतलाता हूँ, ज्योतिषी में शनि का योग 19 वर्ष है। वंदन हैरान रह जाते हैं।
तो एक यहाँ पर पहले सवाल का जवाब वो नहीं दे पाते हैं। पहला एक ऐसा सवाल है जिसका वंदन मिश्र जवाब नहीं दे पाते हैं। जनक अष्टावक्र के उत्तर ठीक है, यह अष्टावक्र प्रश्न करें। अब मौका दिया जाता है अष्टावक्र को कि आप अब वंदन जी से प्रश्न कीजिए। तो अष्टावक्र अब वंदन जी के से प्रश्न करना आरंभ करते हैं। अष्टावक्र का प्रश्न चक्र आरंभ होता है। अष्टावक्र, कौन सोता है, कौन जागता है और कौन 10 दिशाओं में जा सकता है? अष्टावक्र का पहला प्रश्न, कौन सोता है, कौन जागता है और कौन 10 दिशाओं में जा सकता है? महापंडित वंदन जवाब देते हैं, अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता है और कल्पना 10 दिशाओं में जा सकती है। अष्टावक्र दूसरा सवाल, सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है? वंदन जवाब देते हैं, संतोष का। अष्टावक्र का तीसरा सवाल, बिना पैर कौन चलता है? वंदन, विचार। विचार जो होता है वो बिना पैर के भी चलता है। अष्टावक्र, यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सका, पर इंद्र के आने पर वह यक्ष क्यों अंतर्ध्यान हो गया? वंदन, क्योंकि इंद्र सुरेश्वर है। अष्टावक्र बोलते हैं, कौन? ये आपका जवाब गलत है। ये दूसरा प्रश्न आया है जिसका आपने जवाब गलत दिया है। जनक, हाँ, उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी है और अभिमानियों से साक्षात्कार करना यक्ष के सम्मान के प्रतिकूल था। इसलिए अष्टावक्र पंडित राज वंदन, यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वह कौन थी? ये एक सवाल है अष्टावक्र का कि बताइए वंदन जी, पंडित राज वंदन बताइए, यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वो कौन थी? वंदन जवाब देते हैं, उमा। अष्टावक्र, यह उमा कौन थी? पर्वतराज हिमवान की पुत्री। वंदन जवाब देते हैं, हाँ, पार्वती। अष्टावक्र जनक से, राजन, पंडित राज वंदन का उत्तर ठीक नहीं है। जनक, हाँ, ठीक नहीं है। उमा ब्रह्म की आदि शक्ति है। अष्टावक्र, राजन, इस बार उत्तर ना देने के कारण और 2 बार उत्तर अशुद्ध होने के कारण, 2 बार इनका उत्तर अशुद्ध होने के कारण महापंडित वंदन मिश्र हार गए, मेरे से पराजित हो गए हैं। महापंडित वंदन मिश्र मेरे से पराजित हुए हैं। जनक, निसंदेह उत्तर न देने के कारण पंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 वर्ष का बालक है अष्टावक्र अपने आत्मविश्वास से, अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से महापंडित वंदन मिश्र को पराजित कर देता है। शास्त्रार्थ विद्या में उनको पराजित कर देता है। अष्टावक्र क्या बोलता है? यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध ले सका। जनक से, राजन, शास्त्रार्थ के नियमानुसार पंडित राज वंदन को पराजित होने पर नदी में डुबोए जाने की आज्ञा प्रदान करें। वंदन आगे गियाते हुए, महाराज, महाराज, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। जनक, महापंडित अष्टावक्र ही आपको क्षमा कर सकते हैं। वंदन, महापंडित अष्टावक्र जी आपसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगता हूं। इस प्रकार अष्टावक्र नियमों के अनुसार पराजित महापंडित वंदन के पराजित होने पर उनको नदी में डुबोए जाने की आज्ञा मांगते हैं।
राजा जनक से। तो अपनी मौत को सामने देखकर, अपनी मौत का फरमान सुनकर महापंडित वंजाल घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। मौत से सबको डर लगता है, तो बहुत डर जाते हैं और वंदन सर्वेंद्र के एक साथ लज्जित होकर महाराज जनक से निवेदन करते हैं कि मेरी जान बचाए, मेरे प्राण बचाए जाए, मेरे जीवन को बचाया जाए, मुझे क्षमा किया जाए। तो राजा जनक जवाब देते हैं, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता, मैं आपके जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। आपको महापंडित अष्टावक्र ही क्षमा कर सकते हैं, वही आपको जीवन दान दे सकते हैं। वंदन मिश्र महापंडित अष्टावक्र से 12 साल का बच्चा थे, विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हैं, विनम्रता के साथ क्षमा मांगते हैं। अष्टावक्र आपने पंडितों और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था। अष्टावक्र वंदन मिश्र से सवाल पूछते हैं, पहले बताइए कि आपने पंडितों को और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था? आपने क्षमा तो नहीं किया, फिर मैं आपको कैसे क्षमा कर सकता हूँ? जब आपने इनको क्षमा नहीं किया, मेरे पिता को क्षमा नहीं किया, मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर सकता, मैं कैसे तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ? मैं तो तुम्हारी भूलों के लिए, गलतियों के लिए कैसे तुम्हें माफ कर सकता हूँ? वंदन राजन, अब मैं अपना रहस्य उद्घाटित करता हूँ। महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र। वंदन मिश्र अपना परिचय देते हैं कि मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। उनके यहाँ भी 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था। उनके यहाँ 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए मुझे श्रेष्ठ पंडितों की आवश्यकता थी। जल में डुबोने के बहाने मैंने उन्हें इस यज्ञ में भेज दिया। वे सब पिता वरुण का यज्ञ पूर्ण कर लौट कर वापस आ जाएंगे। जनक, यदि ऐसी बात है तो 7 पंडितों को लेकर आओ जिनको आपने नदी में डुबोया था। वंदन, मैं अभी जाता हूँ और अभी उनको वापस लेके आता हूँ। वंदन जाते हैं और फिर वापस आते हैं। वंदन, महाराज की जय हो। जो पंडित शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हुए थे, वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार वंदन उन 7 पंडितों हैं जो शास्त्रार्थ में उनसे पराजित होते और जिनको नदी में डुबो कर मार दिया गया था, वे सभी उन सभी को साथ लेकर राजा जनक के सामने उपस्थित होते हैं और बोलते हैं, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सुदामा, क्षमा के योग तो यह कार्य नहीं है। सुदामा बोलता है, आपका यह काम क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु सभी पंडितों के जीवित और स्वस्थ रहने के उपलक्ष्य में क्षमा करने के बाद सोची जा सकती है। आपने इनको नदी में डुबोकर मार दिया था, परंतु वास्तव में जो घटना सामने आई है उसको देखकर ये विचार किया जा सकता है, क्योंकि सभी पंडितों के जीवन सुरक्षित बच गया है, सभी स्वस्थ हैं और इस कारण से अब इनके अष्टावक्र द्वारा वंदन मिश्र को क्षमा करने की बात सोची जा सकती है। 7 पंडित सम्मिलित स्वर में क्या बोलते हैं, महाराज का कल्याण करो। है ये कौन है करो? ये है अष्टावक्र के पिताजी। क्या बोलते हैं, मैंने सुना है कि मेरे बेटे अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में महापंडित मिश्र को पराजित कर मेरी हार का बदला लिया है। वंदन, उसको आपने श्राप देकर अष्टावक्र बना दिया। उसको आपने श्राप देकर, अभिशाप देकर अष्टावक्र बना दिया। अष्टावक्र महापंडित वंदन मिश्र
पिता और पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, क्या मुझे दंड दिया, ये इस विषय पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये पिता और पुत्र के बीच का मैटर है, इस पर आप कुछ मत करो। हाँ, अष्टावक्र मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो, हृदय से उतने हैं निर्बल। करो अपने पुत्र के बारे में कहते हैं, हाँ अष्टावक्र मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो, हृदय से उतने ही निर्बल हो। तुम ज्ञानी आदमी हो, महापंडित हो, ब्रह्म ज्ञानी हो और हृदय से भी दयावान हो, निर्मल हो। तुम जैसे पुत्रों से ही पिता कृतार्थ होता है। यानी तुम जैसे पुत्र को, तुम जैसे व्यक्ति को, तुम जैसे इंसान को पुत्र के रूप में मैं पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा पिता होना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं तो कामना करता हूँ कि प्रत्येक भारत में प्रत्येक पिता को ऐसा ही पुत्र की प्राप्ति हो। तो वो ऐसा अष्टावक्र के पिताजी बोलते हैं, मैं तो कामना करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि पूरे भारत में तुम्हारे जैसे हर पिता को तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हो। अष्टावक्र, प्रभु मुझे शक्ति दें कि मैं आपके साप और आशीर्वाद से समान रूप से ग्रहण करने में समर्थ हूँ। तो अष्टावक्र कहते हैं, प्रभु मुझे शक्ति दें कि मैं आपके साप पिता को संबोधित करते हैं और आशीर्वाद को समान रूप से ग्रहण करूँ। आपका जो अभिशाप है वो मेरे लिए आशीर्वाद के ही समान है। मैं उसमें कोई अंतर नहीं देखता, मुझे कोई भेद नहीं लगता उसमें। करो, जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ संगमा नदी में स्नान करे तो वह अत्यंत सुंदर शरीर धारण कर लेगा। वह अष्टावक्र न रहकर सुडोल और सुंदर ऋषि कुमार बन जाएगा। अष्टावक्र के पिता करोह एक अत्यंत रोचक रहस्य का उद्घाटन करते हुए अष्टावक्र से कहते हैं कि जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ संगमा नदी में स्नान करेगा तो उसका सारा रोग दूर हो जाएगा, वो अत्यंत सुंदर शरीर वाला हो जाएगा। जो अष्टावक्र उसका जो शरीर है वो सुंदर और सुडौल बन जाएगा और अष्टावक्र के सारे गुण या विशेषताएं सब खत्म हो जाएंगी। मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। राजा जनक बोलता है, मैं सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। करो तो राजन आज्ञा दीजिए कि हम दोनों संगमा नदी में स्नान करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। मैं अपने पुत्र के साथ ले जाना चाहता हूँ और संगमा नदी में स्नान करके इसका अष्टावक्र का जो विकृति है उसको दूर करना चाहता हूँ। राजा जनक बोलते अवश्य स्वास्थ्य होने पर आप दोनों हमारी सभा में आने का कष्ट करें। आप जाइए, अपने पुत्र को साथ लेकर जाइए और संगमा नदी में स्नान करके अपने पुत्र को शरीर को सुंदर और सडोल बना लीजिए। स्वस्थ होने के बाद सुंदर शरीर पाने के बाद, स्वस्थ होने के बाद आप अपने पुत्र के साथ हमारे दरबार में जरूर आइए। राजा जनक उनसे ऐसा निवेदन करते हैं। करो, आपके पास आना हमारा सौभाग्य है। करोड़ अष्टावक्र तथा अन्य महाराज का कल्याण होकर के वहाँ से प्रस्थान करते हैं और इसके बाद पर्दा गिर जाता है। तो होता क्या है, करोड़ और अष्टावक्र संगमा नदी में जाते हैं और स्नान करते हैं। तो स्नान करने से अंत में अष्टावक्र का जो शरीर है वो बदल जाता है, उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, सुंदर हो जाता है और उसके शरीर की जो अक्षमता है सारी दूर हो जाती है। तो इस प्रकार कहानी का एकांकी का सुखद अंत
कैसा अंत होता है? सुखद अंत होता है। तो इस प्रकार अब हम आपको इस लेसन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए कि हम आपको इसमें क्या बताएं। देखिए, इस एकांकी में मैंने आपको बताया कि व्यक्ति को कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, अपने को कभी बड़ा नहीं होना चाहिए और दूसरों को कभी छोटा नहीं होना चाहिए। ज्ञान के मामले में, बुद्धि के मामले में, नॉलेज के मामले में, शक्ति के मामले में हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। समझ में? एक बात। और दूसरी बात, शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ज्ञान की शक्ति से हम बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को, प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी पराजित कर सकते हैं। तो आदमी को परसमरी बनना है, आदमी मनुष्य को आत्मविश्वासी बनना है और दृढ़ता के साथ, विनम्रता के साथ, निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो इसके अलावा देखिए, स्वाभिमान और अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान, तो हर व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। कि अभिमान एक दुर्गुण है, अभिमान से व्यक्ति का नाश होता है। तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें काम करना चाहिए। तो अभिमानी मनुष्य अभिमान में ही मर जाता है, अभिमानी में स्वार्थी हो जाता है, अविवेकी हो जाता है और अपने अभिमान में ही मर जाता है। सच्चा ज्ञानी बनना चाहिए, अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए और कभी भी अपने ज्ञान से किसी को आहत नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान से किसी का अहित नहीं करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरे का भला करना चाहिए, दूसरे के जीवन की रक्षा करनी चाहिए और कभी भी जीवन में गर्व नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें और भी कई प्रकार की शिक्षा मिलती है। हाँ, तो जीवन में ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और अपने से बड़े शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या काम करने हैं हम आपको बता रहे हैं। प्रश्नोत्तर का काम, जो तुम्हारी किताब में प्रश्नोत्तर का काम करने का है, जैसे सही उत्तर पर चिन्ह लगाएंगे, मौखिक प्रश्नोत्तर है और ग्रामर संबंधी कुछ प्रश्नोत्तर है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके मोबाइल में हमने भेज दिए हैं। उन आपको पढ़कर समझकर बना सकते हैं और अच्छे। और यदि आपको मदद की दरकार है तो आंसर शीट जो आपको भेज दी गई है उससे देखकर भी आप इस किताब में प्रश्नोत्तर का काम जो कर सकते हैं उसको कीजिए। और दूसरा जो लघु प्रश्न उत्तरी है या दीर्घ प्रश्न उत्तर है उसको आप नोटबुक बनाइए। इसमें नोटबुक में बनाना जरूरी है, क्योंकि नोटबुक आपकी चेक सभी पाठ के प्रश्नोत्तर आपको बनाने हैं, सभी पाठ का प्रश्नोत्तर का जांच होगा। इस प्रकार आज हमने आपकी किताब से सारे लेसन आपको पढ़ा दिए हैं। सभी पाठ का प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में लिखिए। टेक्स्ट बुक में जो करने का काम है उसको भी कीजिए, जिससे आपको परीक्षा में नोटबुक में जो होमवर्क का काम चल रहा है, प्रश्नोत्तर का काम चल रहा है, उस पर आप अच्छे नंबर मिल सकते। तो आपको हमने पढ़ाया
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 लेसन हमने आपको इन सभी लेसन का प्रश्नोत्तर कार्य आपको करना है। तो इसके अलावा देखिए आपके पास ग्रामर किताब है जिसमें ऐसे लेटर ग्रामर, उसको भी आपको देखना है, उसको भी देखकर आपको प्रश्नोत्तर, निबंध और पत्र काम करना। निबंध लिखिए, जैसे 15 अगस्त के वर्षा ऋतु के बारे में निबंध, हमारे देश के बारे में निबंध लिखिए, कंप्यूटर के बारे में निबंध लिखिए, इंटरनेट के बारे में लिखिए, जो विषय आपको अच्छा लगता है, करंट है, भारतीय त्योहारों के विषय में निबंध लिखिए, क्रिकेट खेल पर या खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। और समय का सदुपयोग, अनुशासन, पुस्तकालय, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जिन पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो रफ कॉपी में या हिंदी ग्रामर नोटबुक में ये काम कीजिए। पत्र में भी आपकी किताब में पत्र बहुत सारे हैं, जो पत्र आपको अच्छा लगे उसको निकालिए, पहले पढ़िए और उसके बाद उसमें से कोई भी एक पत्र सरकारी कार्यालयों में, ऑफिस में लिखे जाने वाला पत्र है, और एक पत्र पारिवारिक पत्र जो मित्रों को, परिवार के लोगों को, उसको आप लिखिए। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर का काम, निबंध का काम, पत्र लेखन का काम यदि आप जारी रखेंगे तो आपको व्याकरण से जुड़े हुए कोई भी सवाल परीक्षा में आने का आप आराम से उसको उत्तर दे सकते हैं। तो ग्रामर में हमने प्राय पूरा पढ़ा दिया है। जो एक आपको छोटा होगा उसको भी हम लगातार बताना चाह रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो आप सब पढ़ते हैं, कहीं भी कुछ भी समस्या अगर आपको आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 7899506 और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। परीक्षा के लिए ओरल परीक्षा जो कि 30 या 40 नंबर की आती हैं, जिसमें आपको सबसे पहले रेसिटेशन, कविता वाचन यानी बिना देखे कविता को सुनाना। तो आपकी कविता है वह देश कौन सा है, कविता है मुस्काना धर्म है, कविता है नदी, और कविता है तोड़ती पत्थर, कविता है कर्म। ये कविताएं, इन कविताओं में कोई भी एक कविता आप अच्छे से याद करें और बिना देखे उसको सुनाएं। बिना देखे आप अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को, अपने परिवार के किसी लोग को सुनाएं, लेकिन कविता सुनाते समय कहीं आपको रुकना नहीं, भूलना नहीं, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा देखिए बुक रीडिंग के लिए आप गद्यांश, कहानी में कोई भी लेसन जो आपको अच्छा लगता है उस लेसन को आप अच्छे से रीडिंग कीजिए। अब हमारे सामने शुद्ध आपको बुक रीडिंग पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो बुक रीडिंग अभी आप करते रहेंगे, तब तो हमारे साथ हमारे पास जब आओगे हम हमारे पास आकर अच्छा से बुक रीडिंग कर सकते हैं। तो अभ्यास, बुक रीडिंग का अभ्यास जारी रखिए। इंग्लिश, उड़िया और हिंदी तीनों में बुक रीडिंग करके बताना। उसके अलावा है डिक्टेशन पाठ, कठिन शब्द सुनो और लिखो, डिक्टेशन। तो हर लेसन का एक पैराग्राफ पढ़िए और उसमें से कठिन शब्दों को निकालिए। तो पेज वाइज कठिन शब्द 5-10 5-10 निकालिए और 3-3 बार उसको कम से कम लिखिए। 3-3 बार जब आप लिखेंगे तो मात्रा संबंधी जो गलतियाँ वो फिर आपके नहीं होंगी। तो डिक्टेशन वर्ड्स, कठिन शब्द सुनो और लिखो के लिए आपको अभ्यास करना है। इसके बाद आता है
कॉन्वर्सेशन, प्रश्नोत्तर। जितने भी आपके लेसन के मौखिक प्रश्न होते हैं, पहला प्रश्न है मौखिक, तो मौखिक प्रश्नोत्तर से ही कॉन्वर्सेशन का काम किया जाता है। अक्सर बीच बीच से भी पूछ देते हैं, ज़्यादातर मौखिक से ही पूछते हैं। तो मौखिक प्रश्नोत्तर जितने भी हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्या प्रश्न है, क्या उसका उत्तर होगा, उसको अच्छे से देख लीजिए। उसी से कॉन्वर्सेशन आपको 5 नंबर का कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें आपको पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर पूछा जाएगा, छोटे छोटे प्रश्न, एक जवाब, एक मतलब वाक्य में जवाब है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक आपको मैं बता दूँ, मौखिक में बसता प्रश्न आता है, कविता में कवि किस देश का यशगान कर रहा है। जो प्रश्न है उत्तर होगा, कविता में कवि भारत देश का यशगान कर रहा है। बस आज इतना ही, कल फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।